Now next question. Write truth table. एक कॉम्बिनेशन बना कर दिया है और आपको इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी आंसर। वेरी गुड। सॉल्व करें। बेटा यहां से आएगा ए डॉट बी का बार, यहां से आएगा ए प्लस बी, लास्ट में कौन सा गेट है? और गेट आने वाले को प्लस करेगा तो एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी का बार। यहां तक आ गया होगा। अब टेबल लिखनी है तो या तो एक तरीका है इसमें वैल्यू पुट करके टेबल बना लो, या तो इसमें पुट करके वैल्यू टेबल बना लो, या फिर दूसरा तरीका इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने में कुछ नहीं करना, डी मॉर्गन यूज करोगे, और जब डी मॉर्गन यूज करोगे तो ये क्या बनेगा? वेरी गुड, बनेगा ए बार प्लस बी बार। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। बड़ा ध्यान देना सभी प्लस में है, ए प्लस बी प्लस ए का बार प्लस बी का बार। तो रीअरेंज करोगे तो ए बार को आगे लिख दो, बी प्लस बी बार। बताओ ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार एंड वन प्लस वन। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट वन आ रहा है। मीन्स ए की वैल्यू हम जीरो रखें या वन रखें, बी की वैल्यू जीरो रखें या वन रखें, रिजल्ट ऑलवेज वन। तो टेबल बनेगी वन वन वन। क्लियर है? हाँ, यदि आप वैल्यू पुट करके टेबल बनाना चाहते हो तो वैल्यू पुट करके भी बन सकती है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ध्यान से ना, वैल्यू किसमें रखनी है बेटा? ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी का बार। अरे यही है ना। अब ध्यान से देखना, जब भी ए की वैल्यू वन होगी, ए की वैल्यू कितनी है? वन होगी, तो आगे कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं है, रिजल्ट वन ही आएगा। अरे आएगा। जब भी बी की वैल्यू वन होगी, बी की वैल्यू वन होगी बेटा, इसमें आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो, किधर से भी जोड़ो, वन में जोड़ रहे हो तो ये भी वन ही आएगा। तो ये तो पक्का है कि जब ए वन होगा तभी वन आएगा, बी वन होगा तब भी वन ही आएगा। तो क्या चेक करना है? केवल जीरो जीरो चेक करना है। तो जीरो जीरो चेक करो, चेक करो। जीरो प्लस जीरो डॉट जीरो का बार, जीरो डॉट जीरो, जीरो जीरो का बार, वन प्लस जीरो एंड रिजल्ट इज, इसका ना आंसर ऑलवेज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वलेंट टू, आपको गेट का नाम बताना है कि गिवन कॉम्बिनेशन किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है। फर्स्ट ए बी एंड वाई, एक कॉम्बिनेशन दिया है और आपको बताना है कि किस गेट के इक्विवेलेंट है। गेट का नाम बताना है। कौन सा? नैंड गेट।
ध्यान देना बेटा, हमने ऐसा किसी गेट का सिंबल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बताइए, ए पहले किसमें सप्लाई होगा? सर्किल नोट को बताता है, तो ए पहले नोट में जाएगा और नोट इसको ए बार कर देगा, बी बी बार होगा, और उसके बाद और में जाएंगे। पहले नोट में जाएगा, फिर और में जाएगा, और इसको प्लस करेगा, तो प्लस करके लिखोगे ए बार प्लस बी बार। अब गेट का नाम बताना है, तो डी मॉर्गन यूज करके बड़े बार में चेंज कर दो, एंड ए डॉट बी का होल बार, आंसर इज NAND गेट। सेकंड क्वेश्चन, A, B and Y। यस, और गेट। आ गया होगा आंसर। आंसर इज और। बेटा ए जाएगा नोट में ए बार, बी जाएगा नोट में बी बार, एंड उसको मल्टीप्लाई करेगा नोट उस पर बार लगाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। यूज डी मॉर्गन। जब डी मॉर्गन यूज करेंगे तो बड़ा बार छोटे बार में चेंज होगा, डॉट प्लस में चेंज होगा, और छोटा बार कैंसिल, ए प्लस बी, तो आंसर इज और। थर्ड, A, B, C एंड Y। क्वेश्चन वही है, इक्वलेंट टू। गेट का नाम बताना है। आंसर, गेट का नाम, आंसर इज NAND गेट। बेटा यहां से मिलेगा ए डॉट बी का बार, यहां से मिलेगा बी डॉट सी का बार। अब लास्ट में और गेट है, तो और इसको प्लस करेगा, तो लिखेंगे ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार। अब हमें गेट बताना है। गेट बताने के इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको दो तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। फर्स्ट, डी मॉर्गन यूज करके बेटा छोटे बार को बड़े बार में चेंज कर रहे हैं। जब डी मॉर्गन से छोटे बार को बड़े बार में चेंज करेंगे, तो प्लस डॉट में चेंज होगा, तो डी मॉर्गन के बाद लिखोगे ए डॉट बी डॉट सी का होल बार। अरे होगा, बताओ, बी डॉट बी, ए डॉट ए, तो बी डॉट बी, बी ही होता है, तो बी को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी का
होल बार, क्योंकि हमें पता है बी डॉट बी ही होता है। तो व्हाट इज इनपुट? ए बी सी आउटपुट। ए डॉट बी डॉट सी का बार मतलब मल्टीप्लाई होकर बार लग रहा है, तो आंसर इज NAND गेट। हाँ, ऐसे नहीं करना। तो दूसरा मेथड, मेथड कुछ नहीं है। सेकंड, हम बोल सकते हैं ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार। बेटा हमने डी मॉर्गन से छोटे बार को बड़ा बनाया था, यहाँ हम डी मॉर्गन से बड़े बार को छोटा बना दें, तो डी मॉर्गन के बाद लिखोगे ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब आपको पता है ए प्लस ए प्लस ए ही होता है, तो बी बार प्लस बी बार इज बी बार। तो बी बार को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार एंड यूज डी मॉर्गन। क्योंकि हमें जितने भी गेट के नाम पता है उसमें या तो बार नहीं है और बार है तो बड़ा बार है, तो डी मॉर्गन की हेल्प से हम छोटे बार को बड़ा बना सकते हैं। और जब भी डी मॉर्गन से बड़े छोटे को बड़ा बनाएंगे तो प्लस कन्वर्ट इनटू, जब डी मॉर्गन यूज करोगे तो ए डॉट बी डॉट सी का होल बार। हाँ जी, बी कहां से कहां कॉमन है? सेकंड वाले में, इसमें ऐसे नहीं आता है कॉमन। ऐसे कॉमन कैसे आएगा? कॉमन कॉमन कब लेते हैं? सबको तो प्लस कर रहे हैं, प्लस करेगा तो कॉमन कैसे आएगा? कॉमन तो मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ना। ऐसे होता ए प्लस ए डॉट बी, तब ए कॉमन आता 1 प्लस बी। इसमें से बी कहां से कॉमन लूंगा? क्या इसमें बी है? तो फिर कॉमन किससे जाएगा? अगला क्वेश्चन, और आई थिंक इसका तो आंसर रटा हुआ होगा, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बटा फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं और उनके आंसर आपको याद भी हो सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ए बी एंड वाई, बेटा 4 NAND गेट है और इनका एक कॉम्बिनेशन दिया है और क्वेश्चन वही है, इक्वल टू गेट का नाम बताना है, नोड नहीं है। ए हवा में मत बोला करो कुछ भी। ए नोड गेट कौन बोल रहा है? नोड गेट कौन बोल रहा है? सोल्व करके बता। आता जाता कुछ है नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आते तो एक भी नहीं है। आपको तो सीधा सा तरीका है, मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन कराओ, आगे बढ़ जाओ, मतलब नहीं इसे क्वेश्चन करवाने का, लायक ही नहीं हूं इसके। नैंड नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स। और सोल्व करें बेटा, ये ए है या बी है, तो यहाँ आएगा ए डॉट बी का बार, इधर से ए आ रहा है इधर से बी आ रहा है, ये नैंड मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, तो ए डॉट बी का बार एंड पूरे पर होल बार। यहाँ लिखेंगे बी डॉट ए डॉट बी का बार एंड पूरे पर होल बार। लास्ट में कौन सा गेट है? नेंड, तो आने वाले को मल्टीप्लाई करके फिर बार लगाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा ए डॉट बी का बार होल बार डॉट
बी डॉट ए डॉट बी का बार होल बार एंड पूरे पर होल बार। और आई थिंक यहां तक तो आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई का सीधा सा तरीका है, यदि बड़ा बार है तो डी मॉर्गन से छोटा बनाओ। और याद रखिए एक्सप्रेशन को कभी भी बीच में सॉल्व मत करो। इसको यदि आप यहाँ सिंप्लीफाई करके आगे सोल्व करोगे और ज्यादा टाइम लगेगा। कभी भी बीच में सॉल्व मत करो, आप तो पूरा एक्सप्रेशन लिखो और पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ स्टार्ट करो। अब सोल्व कर रहे हैं तो डी मॉर्गन यूज करेंगे, तो ये डॉट किसमें चेंज होगा? तो डी मॉर्गन यूज करोगे तो ए डॉट बी का बार डबल बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार एंड डबल बार कैंसिल। तो आपको मिलेगा ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार। हाँ अब देख, अब कॉमन ले सकते हैं, अब कॉमन आ सकता है। इसमें भी क्या है? ए डॉट बी का बार, इसमें भी क्या है? तो या तो हम ए डॉट बी बार को कॉमन ले लें, और कॉमन नहीं भी है तो डायरेक्टली आगे सोल्व करें। तो डी मॉर्गन यूज करके बड़े बार को छोटे बार में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस डी मॉर्गन यूज करिए ए बार प्लस बी बार और मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट ए बार, ए डॉट बी बार, बी डॉट ए बार एंड बी डॉट बी बार। जस्ट ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ ए डॉट ए बार 0, बी डॉट बी बार 0, तो फाइनली एक्सप्रेशन बचा ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। सो गिवन गेट इज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी वाई एंड 5 वोल्ट। क्वेश्चन वही है, इक्वलेंट टू। आपको बताना है कि गिवन कॉम्बिनेशन किस गेट के इक्वल है। एक आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बना कर दिया है और बताना है कि यह सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है। गेट का नाम बताना है। आंसर इज नैंड गेट। समझना बेटा, यदि हम इसमें स्विच की बात करें तो स्विच को हम एज ए इनपुट की तरह बोलते हैं, और स्विच की दो पोजीशन होती है, या तो ओपन या क्लोज। ओपन का मतलब 0, क्लोज का मतलब 1। ऐसे ही एलईडी की बात करें, बल्ब की बात करें तो इसको एज ए आउटपुट की तरह बोलेंगे, और इसकी भी दो पोजीशन होगी, आइदर नॉट ग्लो और ग्लो। ग्लो मतलब 1 एंड नॉट ग्लो मतलब 0। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, अब ट्रुथ टेबल बनाइए। 0 0 0 1 1 0 1 1, और सर्किट चेक करके बताना है कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। समझना, ए ओपन बी ओपन, ए 0 बी 0 मतलब ए 0 बी 0 मतलब स्विच ए बी ओपन, स्विच बी बी। करंट का फ्लो कैसे होगा बेटा? बैटरी से करंट फ्लो होगी और रेजिस्टेंस एलईडी रेजिस्टेंस से होती भी करंट फ्लो होगी। एंड वी नो जब भी एलईडी से करंट फ्लो होती है तो बल्ब ग्लो करेगा। ग्लो करेगा मतलब
1. Now 0 1, A 0 and B 1. B को क्लोज कर दो, B को क्लोज कर दिया। बताओ क्या इधर से सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? बता यहाँ से सर्किट ओपन है, ओपन है मतलब एलईडी ग्लो करेगी, इधर से करंट फ्लो ही नहीं हो सकती है। और जब एलईडी ग्लो करेगी तो ये भी 1, ये भी 1। नाउ दोनों 1, दोनों स्विच क्लोज कर दो। और जैसे आप दोनों स्विच क्लोज करोगे ये कंप्लीट वायर बन गया। और यदि ये पूरा वायर है तो रेजिस्टेंस एंड एलईडी बोथ आर बिकम शॉर्ट सर्किट है। बड़ा रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर है तो शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी की पूरी करंट इन स्विच में से पास होगी, एलईडी में करंट फ्लो नहीं होगी। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, मतलब 0। अब ये किसकी टेबल है? NAND गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए A and B are input waveform. A and B are input waveform for NOR gate. A and B are input waveform for NOR gate. Then output waveform will be A and B are input waveform for NOR gate. Then output waveform will be ये A है, ये B है। बेटा A और B टू डिजिटल सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल नोर के इनपुट है। हमने नोर में इस तरह के इनपुट दिए हैं, अब आपको बताना है कि नोर के करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल कैसा होगा। तो ये डॉटेड लाइन बना दे। बन गया होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सीधा तरीका है, आपको जिस गेट का आउटपुट बनाना है सबसे पहले उस गेट की टेबल लिख लो, क्योंकि टेबल में हमें सभी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट पता होता है। एक एक का आउटपुट देखोगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले टेबल लिख लो ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नोर की टेबल बताओ। नोर नोर की टेबल होती है 1 0 0 0। इट मींस आउटपुट हाई कब होगा? जब दोनों जीरो होंगे उस सिचुएशन में हाई होगा, बाकी सब सिचुएशन में लो होगा। अब यहाँ हाई और लो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब लो, वन का मतलब। तो जहां हाई है वहां वन है और जहां लो है वहां जीरो है। ये 0 1 0 1 0 1। अब आपको एक एक इंटरवल में इनपुट देखना है और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इंटरवल ए कितना, 1, बी कितना, बताओ 1 0 होने पर 0, ये लाइन बना दी 0। अगला इंटरवल 1 0 0, इसी 0 को आगे एक्सटेंड कर दिया। अगला इंटरवल 0 0 1, तो इसको हाई बना दिया 1। अगला इंटरवल 1 1 0, अगला इंटरवल 1 0
0 और 0 1 0 कर दोगे नाउ। हाँ जी, हाँ जी, इसको कहां से रिपीट करूं? स्टार्ट से। अरे कुछ नहीं करना, ध्यान दे। पहले इंटरवल में ए कितना है 1, बी कितना है। अब 1 0 होने पर आउटपुट क्या होगा वो टेबल में देखना है। पता 1 0 होने पर आउटपुट कितना, तो 0 बना दिया। अगला इंटरवल 0 1 0, वापस 0 को आगे एक्सटेंड कर दिया 0 0, तो इसको ऊपर ले जाकर 1 बना दिया। अगला इंटरवल 1 1, वापस 0 बना दिया 1 0 0 0 1 0। नाउ मॉड्यूल में पेज नंबर 258, आई थिंक 258 ही होगा, 258 नहीं है, 248, नहीं है 238। कहाँ गया? हे मॉड्यूल में पेज नंबर 238 पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बड़ा इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं चिप, आईसी। देखी होगी बड़ा आईसी चिप। इस आईसी को पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने देखा होगा इस तरह के एक ब्लैक कलर की चिप होती है जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं। ये आईसी होती है, मतलब एक बहुत बड़ा लार्ज सर्किट होता है। बहुत बड़ा लार्ज सर्किट होता है जिसमें लार्ज नंबर में डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ये सब कनेक्ट करके बहुत बड़ा सर्किट होता है। और लार्ज सर्किट को हम बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक सिंगल सॉलिड पर बना देते हैं। लार्ज सर्किट को बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक सिंगल सॉलिड पर डिजाइन कर देते हैं, एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान देना, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये अपने आप में कंप्लीट सर्किट होता है। नाम में ही सर्किट आ रहा है, मतलब अपने आप में कंप्लीट सर्किट होता है। यदि हम बात करें डायोड ट्रांजिस्टर, तो डायोड ट्रांजिस्टर नोट ए सर्किट। डायोड ट्रांजिस्टर नोट ए सर्किट। ट्रांजिस्टर इज ए एलिमेंट। आप मार्केट से ट्रांजिस्टर लेकर आओगे तो ये ट्रांजिस्टर आपको देगा। मार्केट से ट्रांजिस्टर लाओगे तो ये ट्रांजिस्टर आपको देगा। अब मान लीजिए हम इस ट्रांजिस्टर को यूज करके एम्पलीफायर बना रहे हैं, एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो बताओ क्या हम ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट यहाँ सिग्नल लगाते बैटरी लगा देंगे ना? जब भी ट्रांजिस्टर यूज में लिया जाता है तो बैटरी के साथ साथ हमें कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस भी लगाने पड़ते हैं। हमें रेजिस्टेंस भी लगाने पड़ते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर अपने आप में सर्किट नहीं है, वो तो एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को यूज कर हम पहले पूरा सर्किट बनाते हैं और सर्किट बनाकर फिर इसमें वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। बट जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड होता है, ये अपने आप में कंप्लीट सर्किट होता है। इसके साथ और कुछ कनेक्ट करने की जरूरत। सीधा सा एग्जांपल बेटा, मेमोरी कार्ड। जब हम मोबाइल में मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं तो बताओ मेमोरी कार्ड के साथ क्या कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी लगाते हैं? कुछ नहीं लगाते। मोबाइल का कवर ओपन किया, मेमोरी कार्ड को इंसर्ट किया और कवर बंद करके पावर सप्लाई ऑन करी तो मेमोरी कार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मींस आईसी के अंदर जहां जिसकी जरूरत है वो सब इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। इसको कोई एक्स्ट्रा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अब इसको वोल्टेज सप्लाई करोगे तो ये कंडक्ट करना है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखना आईसी कंप्लीट सर्किट होता है। नाउ आईसी के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बेटा बहुत सारे एडवांटेज है। इसका पहला एडवांटेज साइज बहुत स्मॉल होती है। एक बहुत बड़े लार्ज सर्किट को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक छोटी सी डिवाइस में बना देते हैं, मतलब सर्किट साइज स्मॉल होती है। और इसी आईसी की वजह से जो पहले बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज आती थी वो आजकल कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्मॉल साइज में आने लग गई।
सेकंड होता है इसमें पावर लॉसेज नहीं होते हैं, बट इसमें वायर होता ही नहीं है, पूरे सर्किट को हम डायरेक्ट एक सॉलिड पर डिजाइन करते हैं, पावर लॉसेज नहीं होते हैं। तीसरा एडवांटेज होता है इजी टू ऑपरेट। मतलब मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाना है तो क्या मैकेनिक के पास जाते हैं, कुछ नहीं जरूरत है, वो जैसे कह रहा है वैसे इंसर्ट कर दो तो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर आईसी वगैरह होती है, बिल्कुल सेम यही फंक्शन है, उस आईसी को पकड़ के खींचोगे निकल जाएगी, क्योंकि उसमें जो ये टीथ होते हैं उसका एक स्लॉट होता है, ये स्लॉट के अंदर फिक्स होती है, पकड़ के खींचोगे बाहर निकल जाएगी, और जैसे खींचा था वैसे लगा दोगे लग जाएगी। मतलब इजी टू ऑपरेट। तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, पर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, रिपेयर नहीं होती है। मान लीजिए आपका मेमोरी कार्ड खराब हो गया, मतलब खराब हो गया, वो रिपेयर नहीं होता है। बेटा आईसी के अंदर एक बहुत लार्ज सर्किट होता है, और वो लार्ज सर्किट का कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया जाता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें खराब क्या हुआ, और जब आपको यही नहीं पता कि उसमें खराब क्या हुआ तो सही किसको करोगी। मतलब जो आईसी होती है ये कभी भी रिपेयर नहीं होती है, यदि आईसी में कुछ मिस्टेक आ गई है तो ये रिपेयर नहीं होगी, इसको रिप्लेस ही करना पड़ता है ना। मॉड्यूल में एक पॉइंट दिया है वो याद रखना बस, इसमें कितने एलिमेंट यूज किए हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर आईसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई एंड वीएलएसआई। if number of component less than equal to 10, मतलब वो सर्किट के अंदर यदि केवल 10 एलिमेंट यूज करके हम सर्किट बना रहे हैं, आईसी बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि ये कंपोनेंट 100 या उससे कम है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि ये कंपोनेंट 1000 या उससे कम है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और यदि ये कंपोनेंट 1000 से ज्यादा है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो वीएलएसआई पे वर्क कर रही है। मींस जो आईसी होती है उस आईसी के अंदर जनरली 1000 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बड़ा सीधा सा चैप्टर है, सीधा सा है, और छोटे छोटे चैप्टर हैं। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तो आपको पता है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेमीकंडक्टर है उससे 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 मिनिमम आते हैं, और इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? बड़ा इलास्टिसिटी का मीनिंग है जब भी हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स, जब भी किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके बॉडी पर डिफॉर्म करते हैं, तो इस बॉडी में चेंज करते हैं, तो बॉडी का मटेरियल बॉडी में होने वाले चेंज का अपोज करता है, बॉडी का मटेरियल होने वाले चेंज का अपोज करता है। दिस प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, मतलब बॉडी में चेंज करते हैं, तो बॉडी का मटेरियल उस चेंज का अपोज करता है, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। आपका एनर्जी हो गया होगा, पता है एनर्जी में आपने पढ़ा होगा ये वायर, इस वायर से हमने 5 केजी मास हिंग किया। जब वायर से हम 5 केजी मास हिंग करते हैं तो वायर में टेंशन प्रोड्यूस होता है, ये टेंशन वायर को खींच के रखता है, टेंशन वायर को खींच के रखता है। बट एनर्जी में आपने कभी भी वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट कंसीडर नहीं किया होगा। आपने एसएचएम पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। बेटा एक वायर है, इससे एम मास अटैच है, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाएंगे तो इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा,
बट यहां भी हमने लेंथ में इंक्रीमेंट कंसीडर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? फिजिक्स में फिजिक्स में फिजिक्स में यदि हम इलास्टिसिटी चैप्टर को छोड़ दें, इलास्टिसिटी के अलावा बाकी फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, इन एवरी चैप्टर बॉडी इज कंसीडर आइडियली रिजिड. In every chapter, body is considered ideally rigid. It means इस वायर में हम कितना भी टेंशन प्रोड्यूस कर दे, इसकी लेंथ में कोई चेंजेस कंसीडर नहीं करते हैं. बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें फोर्स लगा के चेंज नहीं किया जा सकता. बट अब फोर्स लगाकर एवरी मटेरियल में चेंज किया तो जा सकता है. हाँ, ये बात अलग है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में फोर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. पर फोर्स यूज करके चेंजेस किया तो जा सकता है. मींस नेचर में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो आइडियली रिजिड होता हो. मींस जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में चेंज होता है. और जब भी चेंज होगा तो बॉडी का मटेरियल उसका अपोज करेगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी. मतलब इलास्टिसिटी का रीजन अपोज होता है. तो अपोज क्यों होता है? इलास्टिसिटी का रीजन वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. समझना, ये एक वायर एंड वेट ऑफ वायर नेग्लिजिबल और वायर पर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो. बट एक वायर को हमने वर्टिकली हिंग किया है, वायर का वेट भी नेग्लिजिबल है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है. इट मींस बताओ हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स यूज किया क्या? अभी तक कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, तो वायर की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. इट मींस वायर इज इन नेचुरल लेंथ. नाउ अब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन. हम इस वायर को 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर रहे हैं. जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स यूज करोगे तो वायर डिफॉर्म होगा. डिफॉर्म होगा इट मींस वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा. एंड व्हेन लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, देन डिस्टेंस बिटवीन द वायर मॉलिक्यूल increase. And when distance between the molecule increase, then intermolecular attraction force produced between the मॉलिक्यूल. बेटा जैसे ही मॉलिक्यूल डिस्टेंस इंक्रीज होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होगा. एंड ड्यू टू सॉरी जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मीनिंग all the molecule attract each other. और जब ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस इन बॉडी. इंटरनल फोर्स की डायरेक्शन बताओ बेटा. यदि सभी मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा और इसकी डायरेक्शन इंटरनल होगी. एंड दिस फोर्स अपोज द एक्सटर्नल फोर्स. मींस जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स यूज करके बॉडी में चेंज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जैसे एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है और यही इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है. दिस प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी. आगे समझना, हमने कंसीडर किया ये फोर्स केवल 5 न्यूटन ही. डिफॉर्मिंग फोर्स कितना एंड इंटरनल फोर्स बताओ. नेट फोर्स 0. बेटा अभी नेट फोर्स 0. नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड है. यदि अभी भी नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो लेंथ ऑफ वायर फर्दर इंक्रीज. एंड व्हेन लेंथ ऑफ वायर फर्दर इंक्रीज देन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज. मींस जैसे जैसे वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स increase होता जाएगा. and we consider at a particular position this force become 20 Newton. This force become 20. अब बताओ नेट फोर्स बताओ, क्या वायर की लेंथ में अब कोई फर्दर इंक्रीमेंट होगा? अब वायर की लेंथ में कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस किसने किया? मींस जब भी हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी में इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होते हैं और वही इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर देते हैं. मींस अब इसके बाद वायर की लेंथ में कोई फर्दर इंक्रीमेंट
नहीं होगा। नाउ वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, क्या होगा? बॉडी में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, बॉडी में भी इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है। जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, ड्यू टू इंटरनल फोर्स बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन। मींस जब भी फोर्स लगाकर चेंज करते हैं तो बॉडी का मटेरियल चेंज का अपोज करता है, और जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। समझना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इनका बिहेवियर जस्ट लाइक ए स्प्रिंग की तरह होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का बिहेवियर जस्ट लाइक ए स्प्रिंग की तरह होता है। बड़ा एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है, हमने कोई फोर्स यूज नहीं किया। नाउ अब इस स्प्रिंग को हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर रहे हैं। जब स्प्रिंग को 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करोगे, क्या होगा? स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और जैसे ही लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होते इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, एंड रिस्टोरिंग फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इट मींस जैसे जैसे स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, एंड व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स बिकम 20 न्यूटन, क्या फर्दर इंक्रीमेंट होगा? अब स्प्रिंग के लेंथ में कोई फर्दर इंक्रीमेंट। नाउ वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग को छोड़ दिया, क्या होगा? बेटा जैसे हम स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, स्प्रिंग रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड सेम प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज elasticity. Important point. In every material, elasticity property present when changes in body is very small. एवरी मटेरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, और उस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के लिए बॉडी में जो होने वाला चेंजेस है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। जब स्मॉल चेंजेस होते हैं तब तक बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। यदि हम लिमिट से ज्यादा फोर्स यूज करके लिमिट से ज्यादा डिफॉर्म कर देंगे तो बॉडी से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी को कितना भी डिफॉर्म करो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगी। फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट इनटू द मटेरियल। स्प्रिंग से समझना, बड़ा ये स्प्रिंग है, हमने कुछ नहीं किया, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच किया, क्या होगा? खींचोगे, खींचेगी, खींचोगे, खींचेगी, और जैसे ही छोड़ोगे वापस आ जाएगी। क्लियर है? नाउ इसी स्प्रिंग को, सब कुछ यही है, स्प्रिंग भी ये है, सब कुछ यही है, इसी स्प्रिंग को 20 की जगह 100 न्यूटन फोर्स लगा के ज्यादा खींचो, छोड़ो, क्या स्प्रिंग रिगेन ओरिजिनल पोजीशन? क्या स्प्रिंग में पोजीशन रिगेन करने की टेंडेंसी नहीं थी? पता है रिगेन करने की टेंडेंसी तो थी, तो फिर रिगेन क्यों नहीं हो रहा? रिगेन क्यों नहीं हो रहा? इसका एक ही रीजन है, हमने लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाकर लिमिट से ज्यादा चेंजेस कर दिया। यदि हमने लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करके लिमिट से ज्यादा चेंजेस कर दिया है तो इस स्प्रिंग से रिगेन करने की टेंडेंसी लूज हो गई है, मतलब ये अपनी पोजीशन को रिगेन। सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी एवरी मटेरियल में होती है। तो याद रखना, हम इलास्टिसिटी चैप्टर में बॉडी पर हमेशा उतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं जब तक बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। हम इलास्टिसिटी चैप्टर में कभी भी बॉडी पर इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कि बॉडी से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी लूज हो जाए। क्लियर है? तो ये अब इसकी डेफिनेशन लिखो। फर्स्ट पॉइंट, opposing property of opposing property of change in opposing property of change in shape
size or volume of body. Opposing property of change in shape, size or volume of body is known as elasticity. Is known as elasticity. Second point, region of elasticity. इलास्टिसिटी का रीजन और वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है बेटा? जो इंटरनल फोर्स आता है किसकी वजह से आता है? इंटरनल फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स की जैसे आता है। जिस मटेरियल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे उसमें इंटरनल फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और इंटरनल फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो अपोज करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। अब बताइए, तो यहां से बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। जिस मटेरियल में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे उस मटेरियल में अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस मटेरियल में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। अब बताइए, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखना, इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। बॉडी और मटेरियल में डिफरेंस क्या है? बॉडी और मटेरियल में डिफरेंस क्या है? समझिए, आपके पास दो कॉपर वायर, बेटा दो कॉपर वायर, एक मोटा वायर एक छोटा वायर, दोनों वायर किसके? यदि दोनों वायर कॉपर की हैं तो दोनों वायर में इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होंगे। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होंगे तो दोनों में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। मींस ऐसा नहीं है कि वायर की लेंथ चेंज कर देंगे, एरिया चेंज करेंगे तो लेंथ और एरिया चेंज करने से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो इलास्टिसिटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आगे लिखना, elasticity depend on nature of material. Elasticity depend on nature of material. If material same, then elasticity same. आगे देखिए, अगला पॉइंट, identical wires having different material. Identical wires having different material are stretched by equal force. Identical wires having इंक्रीमेंट कम होगा, उस वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। याद रखना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है। आप एक बार बताओ, बाजार में जाके इलास्टिक कैसे चेक करते हो? वेरी गुड, खींचो, खींच जाए, छोड़ो, वापस आ जाए, इसको हम डेली लाइफ में इलास्टिक कहते हैं। बट फिजिक्स में इसका मीनिंग ये नहीं होता है। बट आप फिजिक्स में खींचना इलास्टिसिटी नहीं है, खींचने के अपोज करने की टेंडेंसी नोन एज इलास्टिसिटी। हम डेली लाइफ में जो इलास्टिक समझते हैं, फिजिक्स में उसका मीनिंग जस्ट उल्टा होता है। ऐसा मटेरियल जिसको खींचो, नहीं खींचे, कौन नहीं खींचेगा बेटा? वो नहीं खींचेगा जिसमें अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मींस जिसमें अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो मटेरियल इजीली स्ट्रेच नहीं होगा, मींस उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो याद रखना, खींचना इलास्टिसिटी नहीं है, खींचने के अपोज करने की टेंडेंसी इलास्टिसिटी है। अब आपके पास जो वायर थे वो आइडेंटिकल थे,
मतलब एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और सेम फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जिस वायर की लेंथ में इंक्रीमेंट कम होगा उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के ऑर्डर की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा इलास्टिक कंसीडर करते हैं क्वार्ट्ज, एक टाइप का क्रिस्टल है। इसके बाद स्टील, कॉपर, और सबसे कम रबर। ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि जनरली वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो जनरली स्टील, कॉपर, रबर में ऑर्डर पूछता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस। बेटा यहां तक तो इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन है, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलास्टिसिटी के अंदर जो सबसे फर्स्ट टर्म आती है वो है स्ट्रेस। समझिए बेटा, एक वायर है, एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिफॉर्म किया। जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स बॉडी पे एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। जब भी बॉडी डिफॉर्म होगी इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा एंड स्ट्रेस डिफाइन। स्ट्रेस को डिफाइन किया है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस पर यूनिट। याद रखना स्ट्रेस को एक्सटर्नल फोर्स से डिफाइन नहीं किया है, स्ट्रेस डिफाइन इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस को लिखेंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स IRF अपॉन एरिया। बट हम इलास्टिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, आगे हम इलास्टिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सोल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वायर पे कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 0.1%। लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय मतलब कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 0.1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके आगे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो इलास्टिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सब इक्विलिब्रियम पर ही सोल्व किए जाते हैं। तो अब हम स्ट्रेस की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर डिफाइन कर रहे हैं एंड वी नो एट इक्विलिब्रियम magnitude of internal force equal to magnitude of external force। मतलब इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पर इंटरनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो जब भी आपसे स्ट्रेस की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए, हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स F अपॉन A। जब भी स्ट्रेस की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ वायर, ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ वायर स्ट्रेस कांस्टेंट या वेरिएबल। ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट बट आप वेरिएबल मैंने बताया था कि जैसे जैसे वायर के लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो लेंथ में इंक्रीमेंट के साथ साथ IRF इंक्रीज होता जाएगा, और IRF इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस भी
इंक्रीज होगा। तो जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या है बेटा, ध्यान देना, यदि हम कहें कि ये डस्टर है और इस डस्टर में चेंज करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इस डस्टर में चेंज करना है, तो चेंज तो बहुत तरह का हो सकता है, चेंज की कोई लिमिट ही नहीं है। तो कोई पकड़ के खींचेगा, कोई मरोड़ेगा, कोई दीवार की ठोकेगा, कोई कुछ भी करेगा। यदि इसमें चेंज की बात की जाए तो बेटा चेंज तो बहुत तरह के हो सकते हैं। इन इलास्टिसिटी चैप्टर बॉडी में केवल 3 टाइप के चेंजेस कंसीडर किए हैं, लेंथ में ना, वॉल्यूम में और शेप में। इलास्टिसिटी चैप्टर में बॉडी में इंडिविजुअल 3 टाइप के चेंजेस कंसीडर किए हैं, लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में। अब किस तरह का चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, वॉल्यूम में होगा या शेप में होगा, ये एक्ट होने वाले एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। लेंथ में चेंज होगा कि शेप में होगा या वॉल्यूम में होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या अकॉर्डिंग टू चेंज इन बॉडी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अकॉर्डिंग टू चेंज इन बॉडी, स्ट्रेस आर 3 टाइप एंड फर्स्ट टाइप इज longitudinal stress. नाउ लॉन्गिट्यूडनल में बेटा लेंथ में चेंज होता है। अब एक वायर है, इसकी लेंथ में चेंज करना है, तो लेंथ चेंज के लिए फोर्स की डायरेक्शन वन एंड को फिक्स किया है। अब लेंथ चेंज किस में होना चाहिए, केवल लेंथ में चेंज होना चाहिए, बाकी और किसी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा या तो हम फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूज करेंगे या फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड यूज करेंगे। जब आउटवर्ड यूज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, इनवर्ड होगा तो लेंथ, मतलब लेंथ में भी 2 टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, आइदर लेंथ इंक्रीज और लेंथ, यदि लेंथ इंक्रीज हो रही है दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ डिक्रीज हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आती है। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल बोलिएगा फोर्स की डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल में आपको कौन सा फोर्स लेना है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल में हमें हमेशा वही फोर्स लेना है जो लेंथ चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिस फोर्स की वजह से लेंथ चेंज हो रही है। और लेंथ में चेंज होने के लिए फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सीधा सीधा बोलेंगे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस। अब नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम स्ट्रेस इट मींस बॉडी पर फोर्स इस तरह से होना चाहिए कि केवल और केवल बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो, बड़ा शेप में कोई चेंज, यदि शेप स्फेरिकल है तो शेप स्फेरिकल ही रहनी चाहिए, शेप तो स्फेरिकल ही रहनी चाहिए, केवल वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स वेरी गुड, फोर्स की डायरेक्शन है इक्वल एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल सरफेस ऑफ बॉडी। when equal and normal force acting on total surface of body, तो ये बॉडी सब तरफ से इक्वली कंप्रेस होगी, और जब सब तरफ से इक्वली कंप्रेस होगी तो फाइनली इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। तो फोर्स कैसे होना चाहिए,
बट आप फोर्स सरफेस के एवरी पॉइंट पर इक्वल एंड नॉर्मल होना चाहिए, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स पॉसिबल ओनली बाय प्रेशर। दिस टाइप ऑफ फोर्स पॉसिबल ओनली बाय, क्योंकि प्रेशर के केस में जब भी फोर्स होता है, फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और प्रेशर में फोर्स हमेशा सरफेस के एवरी पॉइंट पर इक्वल एंड नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला होगा एफ अपॉन ए, और इसी को बोलेंगे एप्लाइड प्रेशर और चेंज इन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? कौन सा प्रेशर? वह प्रेशर जो चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेटा जिस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दिस प्रेशर इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस। समझना, इस डस्टर पे अभी कितना प्रेशर? 1 एटीएम। मैंने इस पे टोटल प्रेशर कर दिया 4 एटीएम। टोटल प्रेशर कितना कर दिया? तो बताओ क्या पूरा का पूरा 4 एटीएम चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बेटा पूरा 4 चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल। मैंने कितना यूज किया? 3। पहले कितना था? 1। मैंने कितना यूज किया? तो मैंने जो यूज किया है वो चेंज करेगा टोटल प्रेशर चेंज, क्योंकि पहले से प्रेशर प्रेजेंट था। तो जब भी वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, आपको यूज करना है अप्लाइड प्रेशर या चेंज इन प्रेशर। इसी को एनसीईआरटी ने एक नाम और दिया है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब इफ प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड, यदि प्रेशर लिक्विड की वजह से एग्जर्ट हो रहा है या लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, देन दिस स्ट्रेस इज नोन एज। बेटा एक बॉल है, इस बॉल को हमने वाटर में इमर्ज किया और बॉल को हमने वाटर में एच डेप्थ तक इमर्ज किया। क्या होगा? जब बॉल को वाटर में इमर्ज करेंगे तो बॉल के सराउंडिंग में जो वाटर होगा, सराउंडिंग वाटर बॉल पर प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर किसने लगाया? तो दिस स्ट्रेस इज नोन एज एच हाइट का प्रेशर, एच रो जी। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। नाउ शेयर के केस में क्या चेंज होगा? बेटा शेप चेंज होगी। याद रखना, शेप में चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये एक सिलेंडर है, शेप को चेंज करना है, तो हमने क्या किया, इसके लोअर फेस को फिक्स करके, इसके लोअर फेस को फिक्स करके अपर फेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई किया एफ। जब लोअर फेस को फिक्स करके अपर फेस का पैरेलल फोर्स अप्लाई करोगे, तो लोअर के रेस्पेक्ट में अपर फेस आगे शिफ्ट होगा, और इसके आगे शिफ्ट होने से इसकी शेप चेंज होगी। याद रखना, वॉल्यूम में कोई चेंज, देन प्रोड्यूस स्ट्रेस इज नोन एज। नाउ शेप बनाए, अपर सरफेस स्लाइटली डिस्प्लेस, ये एरिया ए। तो व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? शेयर के केस में कौन सा फोर्स लेना है? बेटा वो फोर्स लेना है जो शेप चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इस केस में जब भी फोर्स होगा वो सरफेस के पैरेलल होगा, मींस टेंजेंशियल फोर्स।
पर यूनिट एरिया F अपॉन ए। स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। अब ध्यान देना बेटा, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शेयर। वॉल्यूम में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रेशर ही गिवन होगा। तब दो ही स्ट्रेस बची, लॉन्गिट्यूडनल और शेयर। यदि फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल और फोर्स सरफेस के पैरेलल, शेयर स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन किया है, चेंज इन बॉडी अपॉन इनिशियल पोजीशन। बड़ा जब भी हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में चेंज होता है, तो चेंज अपॉन इनिशियल इज नोन एज स्ट्रेन। नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेन, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बताओ लॉन्गिट्यूडनल में क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगी तो स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, या बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। सेकेंड, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? बेटा वॉल्यूम चेंज होगा तो सीधा सीधा लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। थर्ड इज शेयर स्ट्रेन। नाउ शेयर में क्या चेंज होगा? बड़ा शेयर में बॉडी की शेप चेंज होगी एंड वी कंसीडर शेप ऑफ सिलेंडर चेंज बाय एन एंगल फाई। ये हम बोल रहे हैं डेल्टा एक्स और यह है एल। तो बॉडी की शेप जितने एंगल से चेंज होती है, दिस एंगल इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। अब फाई कैसे निकालेंगे? बताओ बेटा, यहां पर टेन फाई, टेन फाई डेल्टा एक्स वाई एंड हियर फाई इज वेरी स्मॉल। एक बात बताओ बेटा, फाई को हमने स्मॉल क्यों माना? क्यों माना? अरे मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इन एवरी मटेरियल बेटा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तभी प्रेजेंट होती है जब बॉडी में चेंजेस बहुत स्मॉल हो। तो ये तो याद रखना कि इलास्टिसिटी में जब भी चेंज की बात करेगा, चेंज हमेशा बहुत स्मॉल होंगे। यदि चेंज स्मॉल होंगे तो फाई भी स्मॉल होगा, और आपको पता है जब फाई वेरी स्मॉल तो टेन फाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फाइव, और फाइव को लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एल। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन। चलिए जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ नोट कर लो। टू के जी, 4 kg, वायर 1, वायर 2,
length L 12, radius same. Find stress 1 upon stress 2. 2 वायर बेटा फर्स्ट वायर से 2 kg मास अटैच है, सेकेंड वायर से 4 kg मास अटैच है, लेंथ L और 2L है, रेडियस सेम है, स्ट्रेस का रेशो बताना है। अब यहाँ अंडरस्टूड है कौन सी स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, तो जरूरी नहीं हो लॉन्गिट्यूडनल लिखे, वो स्ट्रेस का नाम कब लिखेगा, स्ट्रेस का नाम कब लिखेगा, स्ट्रेस का नाम लिखेगा जब उसमें दो तरह की स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही हो। यदि दो तरह की स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है तो फिर आपसे प्रॉपरली पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडनल बताना है या शेयर बताना है। यदि सिंगल टाइप की स्ट्रेस हो रही है तो अंडरस्टूड जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है वही पूछ रहा है, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशो बताना है। अरे आ गया होगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, अरे फोर्स पर कौन सा फोर्स, वह फोर्स जो लेंथ में चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, वो फोर्स जो वायर की लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और यहाँ वो फोर्स क्या है, टेंशन। जब वायर से मास हैंग करोगे वायर में टेंशन प्रोड्यूस होगा और वही टेंशन वायर को खींच के रखेगा, और टेंशन की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स का मीनिंग है टेंशन, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। और ध्यान देना बेटा स्ट्रेस लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं है, इफ रेडियस सेम तो एरिया सेम, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं स्ट्रेस 1 upon stress 2 equal to T1 by, and what is T1? Very good, 2 plus 4 into G and T2 for G, and answer 3 by 2. Second question. Mass M, length L, area A, और 2m. L by 4, ये पॉइंट P, find longitudinal stress 8 point P, अपर से L/4 डिस्टेंस पर, जहां से वायर को हैंग किया है अपर से L/4 डिस्टेंस पर स्ट्रेस बताना है। वायर का मास m है और अनदर 2m मास हैंग किया है, कितना 9 नहीं आएगा, स्ट्रेस टेंशन बाय एरिया, और आपको पता है टेंशन ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू लोअर मास, टेंशन ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू लोअर मास। बेटा हमें इस पॉइंट पर स्ट्रेस बताना है तो यहाँ जो भी टेंशन होगा इसके लोअर मास की जैसे होगा। बताओ एल लेंथ का मास, एल लेंथ का मास, तो ये लेंथ कितनी 3L/4, तो इसका मास 3m/4, साथ में तो हम टेंशन लिखेंगे 3m/4 प्लस 2m इंटू जी डिवाइड बाई एरिया, सोल्व करोगे 11/4 mg/एरिया। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने जब ये क्वेश्चन करवाया तब तो आपने स्ट्रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें तो किसी पॉइंट पर पूछा ही नहीं, क्यों नहीं पूछा,
याद रखना बेटा, इलास्टिसिटी चैप्टर में जब तक वायर के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाए, वायर के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाए, वायर कंसीडर मास रेस। वायर का मास तभी कंसीडर करेंगे जब या तो क्वेश्चन में मास गिवन हो या वायर की डेंसिटी गिवन हो। डेंसिटी गिवन होगी, मास गिवन होगा, तभी मास कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वायर इज। और यदि वायर मास लेस है तो वायर के एवरी पॉइंट पर टेंशन, इफ वायर मास लेस तो एवरी पॉइंट पर टेंशन, और टेंशन सेम तो स्ट्रेस भी सेम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रेस बताना है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला टेंशन अपॉन एरिया। बड़ा टेंशन निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, टेंशन टेंशन आपको निकालना है, मैं एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, थ्री kg ये 2 kg and area of wire 2 millimeter square. Find stress in wire. एक वायर पुली से पास हो रहा है, इसके वन एंड पर है 3 kg, अनदर एंड पर है 2 kg। वायर का एरिया आपको गिवन है, आपको बताना है वायर में स्ट्रेस कितना है। क्या करना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा। बेटा ध्यान देना, एक ब्लॉक के 3 kg का, एक ब्लॉक के 2 kg का, तो जैसे इनको रिलीज करोगे मोशन करेंगे, ये 3 kg का ब्लॉक नीचे आएगा ए एक्सीलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन से। अब आपको टेंशन निकालना आता है, सबसे पहले एक्सीलरेशन बताओ, 3g माइनस 2g डिवाइड बाय टोटल मास 3 प्लस 2, मतलब g बाई 5, 10 बाई 5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन आप इससे बता सकते हो, इससे बता सकते हो। यदि इससे टेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3g माइनस ए, इससे लिखोगे 2g प्लस ए। अरे आई थिंक ऐसे बताया होगा, तो टेंशन हम बता सकते हैं 3g माइनस ए, 10 माइनस 2, मतलब कितना आया 24 न्यूटन। एंड व्हाट इज स्ट्रेस, टेंशन अपॉन एरिया 24 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। याद रखना बड़ा, इलास्टिसिटी में यूनिट का विशेष ध्यान रखना, यूनिट का विशेष ध्यान रखना। मिलीमीटर स्क्वायर तो 10 की पावर माइनस 6 सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 12 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास एम, लेंथ एल, एरिया ए, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, longitudinal stress in wire will be, ऑप्शन दे देता हूं, 0 F by A, 2 F by A and F by 2A। एक वायर है,
बेटा वायर के दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया है, दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया है। अब आपको बताना है वायर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी। ध्यान देना, जो mg का वेट होगा बेटा, वेट लॉन्गिट्यूडनल में कंसीडर नहीं होगा, हमें लॉन्गिट्यूडनल बताना है, मतलब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर एफ बाई ए। आप एक बात बताओ, ये वायर मोशन करेगा रेस्ट में रहेगा? यदि वायर रेस्ट पोजीशन में है तो वायर के एवरी पॉइंट पर टेंशन, यदि वायर रेस्ट पोजीशन में है तो एवरी पॉइंट पर टेंशन सेम होगा और ये टेंशन किसी एक फोर्स एफ के इक्वल होगा। टेंशन कैसे निकालते हो, एनर्जी में बताया होगा। यदि हमें एक वायर गिवन है, उसके किसी भी पोजीशन पर टेंशन बताना है, तो टेंशन निकालने का सबसे सीधा तरीका, जहां टेंशन बताना है वहां से वायर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे ऐसे बताया होगा, हमने यहां से वायर को ब्रेक किया तो ऐसी पोजीशन आएगी। ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, ये मास एम डेस, ये मास एम डबल डेस। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरा वायर बता दी, पूरा वायर मोशन में है या रेस्ट में है? यदि पूरा वायर रेस्ट में है तो ये पार्ट भी, और रेस्ट में होने के लिए नेट फोर्स क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पर नेट फोर्स क्या लिखेंगे, टी माइनस एफ। एक्सीलरेशन कितना, जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो से क्या हो गया, जीरो, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल, कहीं भी निकाल लो। यदि वायर के दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यूज किया है तो वायर रेस्ट पोजीशन में होगा, और जब भी वायर रेस्ट में होगा वायर के एवरी पॉइंट पर टेंशन, एवरी पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, और वो टेंशन किसी एक फोर्स के इक्वल होगा। अब आपको टेंशन पता है तो स्ट्रेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज स्ट्रेस, टेंशन अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। करेक्ट आंसर सेकेंड। हाँ हाँ बताइए, यदि ये नहीं होता तो आंसर जीरो नहीं होता। फिर वही बात, जीरो नहीं होता बेटा, ध्यान देना, यदि ये फोर्स नहीं होता तो वायर मोशन करता, और जब वायर मोशन करता है तो वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन, वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होता। समझना, यदि वो फोर्स नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए मुझे यही टेंशन बताना है तो वापस टुकड़े टुकड़े कर दो। ये मास एम डेज, अब इस पर कौन सा फोर्स, इस पर, अरे इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो यहाँ तो टेंशन ही आएगा। और इस इसको कौन चला रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेंशन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन ए। इसका मतलब इस पीछे वाले पार्ट को कौन चलाता है, टेंशन चलाता है। यदि मैं यहाँ टेंशन निकालूंगा तो पीछे वाले पार्ट को चलाएगा, मास कम ही, मास कम है तो टेंशन भी, मीन्स यहाँ पर टेंशन जीरो होगा, और जैसे जैसे आगे शिफ्ट होते जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यदि केवल एक साइड फोर्स होता तो बेटा ये वायर रेस्ट में नहीं होता, मोशन में होता, और जब वायर मोशन में होता है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वापस पूछेगा किसी एक पोजीशन पर, आपसे किसी एक पोजीशन पर पूछेगा, तो यहाँ स्ट्रेस कितना, यहाँ स्ट्रेस कितना, तो टेंशन निकालना आपको आता है, एरिया से डिवाइड करोगे स्ट्रेस आ जाएगा। कर लोगी, चाहिए जी, अभी तो दोनों ही लग रहे हैं, अब बाकी भी नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। आपका एनर्जम हो गया ना, तो एनर्जम के हर तरह के क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, और तो पता लग गया मेरे को। चलिए जी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, कल संडे है,
मतलब संडे मतलब छुट्टी है, कल 100% छुट्टी है, तो कल आपका एक ही होमवर्क है। सेमी कंडक्टर का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। जो नेक्स्ट क्लास होगी 27, उस दिन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। अब मॉड्यूल में जो लिमिटेड क्वेश्चन जो वाकई डाउट है वो बताऊंगा। जिन क्वेश्चन में वाकई डाउट आते हैं वो क्वेश्चन अपन एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे। हाँ जी, वायर कौन सा है? हाँ